भाई कई सारे देशों में सरकार जिम्मेदारी लेती है। मैंने आपको एग्जाम्पल शायद किसी तरह से दे रहा या वही रोजगार होंगे। जापान में अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आपके रोजगार की जिम्मेदारी सरकार की होती है कि आप कोई ना कोई रोजगार कर रहे हैं। जापान की जनसंख्या बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक है, हमारा अच्छी है, मेरी बात नहीं, लेकिन अपनी जनसंख्या बहुत बहुत ज्यादा है, अतिशय ज्यादा है, और व्यवस्थाएं ऐसी सुदृढ़ नहीं है। मेरी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यह देखते हुए कि लोगों को जॉबलेसनेस रहेगी, लोगों को परेशानी रहेगी, ठीक है, लोगों के पास व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए, तो पूंजी के लिए बैंक की जरूरत है। सरकार कितना बैंक खोल दे, समझ आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई नया व्यापार करना है, कोई कार्यशाला कुछ भी लगाना है, तो उसके लिए भी कुछ कौशल चाहिए, वो भी लोगों के पास नहीं है। तो ऐसे में सरकार क्या प्रमोट कर रही है, सहकारी समिति। मेरी बात समझ, आप 10, 15, 20 लोग साथ में जाओ, आप बोले कि हमें बस्ती में एक अपना डेयरी स्टार्ट करना है, तो सरकार आपको सब्सिडी देगी, छूट देगी, लोन देगी, और ताकि आप डेयरी स्टार्ट करें, उसमें 100 लोगों को रखें, आपका भी फायदा होगा, जनता का भी फायदा होगा, प्रेशर मिलेगा उन्हें, समझ आ रहा है। और प्लस आप भी ग्रो करोगे, आप युवाओं के लिए मतलब एक इंस्पिरेशन, प्रेरक बनोगे। युवा जो है वो क्या नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। मेरी बात सुनो, तो इस चीज को, इस आइडिया को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को लगा कि हमारी जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और हम उतनी तेजी से नई जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे, है ना। तो इसी वजह से सरकार ने इस पर फोकस किया, सन 2011 में समझते हुए सहकारी समिति का उन्नयन। कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरी बात सुनना आगे नोट करोगे। 43B सहकारी। अच्छा, कल मैंने बताया था सलोनी जी, मैंने बताया ये वाला बड़ा वाला बी जो है इसे ब्रैकेट में नहीं लिखना है। संविधान को एक बार मेरे ख्याल से देख लो आप लोग, उसे डाउनलोड कर लो, ठीक है, खरीद लो या डाउनलोड कर लो और उसे देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। जब ये कैपिटल बी की बात हो रही है, जहां भी कैपिटल लेटर है वहां पर कैपिटल लेटर ही लिखना, स्मॉल ना लिख देना। 43 स्मॉल भी अलग चीज होती है और 43 कैपिटल भी अलग चीज होती है। और जहां पर भी कैपिटल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ये अलग आर्टिकल है या अलग अनुच्छेद है। 43 और 43 का भाग नहीं है, 43 अलग, 43A अलग और 43B अलग अलग अनुच्छेद है, समझा। और जब ब्रैकेट बनाकर छोटा ए लिखा रहेगा, छोटा बी लिखा रहेगा, छोटा यानी कि स्मॉल, छोटा आ छोटा नहीं समझ लेना, समझ गए ना। स्मॉल ए स्मॉल बी लिखा रहेगा तो क्या मतलब हो जाएगा कि ये उसी अनुच्छेद का भाग है। मेरी बात में उस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है। अगर आप इस हिसाब से नंबरिंग देखोगे तो अभी भी संविधान में 395 ही आर्टिकल है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल को कैसे जोड़ा गया है, A, B, C करके जोड़ा गया है। मेरी बात सुनो, तो गिनती जो है वो 395 होती है, समझा। लेकिन जब गिनती करोगे, कैलकुलेट करोगे, जोड़ोगे, तो कुल मिलाकर कितने आर्टिकल आ जाएंगे, 470 से ज्यादा है। क्या मतलब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो 43 दूसरा आर्टिकल ही है ना। इसमें सहकारी समितियों का उन्नयन के बारे में लिखा हुआ है, किस संविधान संशोधन जुड़ा गया है, 97 में। कारण क्या है, समझा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट हर एक के लिए जॉब क्रिएट नहीं कर सकती है, तो ताकि युवा खुद से आए। बहुत सारे लोग जो है जिन्हें एक्सपीरियंस है, जिन्हें कौशल है, जिन्हें जॉब की इतनी नहीं पड़ी है ना, वो खुद से आए और कुछ रोजगार सृजन करें। क्या मेरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। नोट करोगे इस बात को, नोट कर लिया। देखो सहकारी समितियों के उन्नयन में राज्य के उन्नयन में राज्य प्रयासरत रहेगा, ठीक है। अब इसमें ये वाली बात थी ना, कौन सा अमेंडमेंट है ये, कौन सा संशोधन है ये, 97 का, ठीक है। किस ईयर में आया है, 2011 में। नोट कर लो, 97 संविधान संशोधन 2011, शॉर्ट में नोट कर लो। फिर अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 याद करने का बड़ा आसान तरीका है, 4 क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अनुच्छेद 44 भी किस बारे में है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता।
समान नागरिक संहिता। संहिता क्या होती है? यानी कलेक्शन, यानी नागरिकों के जो नियम कानून रहेंगे वो एक जैसे रहे। जिन्होंने जो भी स्टेट, स्टेट समझते हो ना, राज्य, कौन सा राज्य? भारत राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जो भी स्टेट कानून लाएंगे, है ना, जो भी राज्य के स्तर पे कानून जारी है या भारतीय राज्य में कोई कानून जारी कर रहा है, तो वो एक समान होने की कोशिश करे। मेरी बात में मैंने आपको बताया था या बताया था या पहले बताया था कि भारत राज्य में बहुत सारे धर्मों के अपने अपने लॉज हैं, समझा? अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो आपके लिए कुछ और लॉज है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए कुछ और लॉज है, अगर आप पारसी हैं, आप सिख हैं, तो आपके लिए लॉज अलग अलग हो सकते हैं आपके धर्म के अनुसार। क्या मेरा क्लियर है? तो एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं है। जैसा आपने सुना भी होगा, अभी रिसेंटली कुछ साल पहले एक मुद्दा उठा था ट्रिपल तलाक का, सुना था, है ना? तो ये चीज मुस्लिम्स में चली आ रही थी पहले से, एक सामाजिक कुरीति थी, समझे? तो इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां हर एक धर्म में व्याप्त हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरह की बहुत सारी धार्मिक कुरीतियां हर एक धर्म में व्याप्त हैं, समझा? और धार्मिक लॉज, धार्मिक कानूनों के चलते, धार्मिक कानूनों के नाम पर इन कुरीतियों का संरक्षण होता है, समझ? भाई एक समय पर, आज के 60-70-80 साल पहले, समझ आ रहा है, 1950 के आसपास में हिंदू कोड बिल नहीं आया था। उस समय जितने भी हिंदूज हैं उन्हें भी अलाउड था कि वो 3 से 4, 5, 6 जितने मन करे उतनी शादियां करें, बिना एक शादी निरस्त हुए दूसरी शादी कर सकते हैं, है ना? मेरी बात नहीं, जब जिसे मन करा उसे तलाक दे दें, है ना, उसके साथ रहना बंद कर दें। बच्चों की कोई जिम्मेदारी हिंदू पुरुषों के ऊपर नहीं थी, मतलब जिम्मेदारी थी लेकिन लीगल वैधता नहीं थी। मेरी बात सुन रही है? तो इन चीजों को देखते हुए हिंदू कोड बिल बनाया गया ताकि तमाम जो धार्मिक कुरीतियां वो दूर हो जाए। तो ठीक इसी तरह की धार्मिक कुरीतियां लगभग हर एक धर्म में होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि जब समान नागरिक है, जब इन्हें एक ही तरह का राजनीतिक लाभ, एक ही तरह का कानूनी लाभ, एक ही तरह का सुविधा, एक ही तरह का अवसर राज्य दे रहा है, तो इनके लिए सारे लॉज भी लगभग एक जैसे हैं। 2-4 लॉज छोड़ दें कि आप अपनी शादियां कैसे कर रहे हैं, है ना? 2-4 लॉज जिससे किसी के व्यक्तिगत अधिकार ना जाते हो उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लॉज की वजह से किसी धर्म में लिखा है, क्या लिखा है? किसी धर्म में, किसी रीजन लिखा होगा कि हाँ लड़कियों को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। मेरी बात नहीं, अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा? लड़कियां पूरी तरह से क्या हो जाएंगी? साइडलाइन हो जाएंगी, उनका आर्थिक विकास, है ना, नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो भी कुछ अच्छा बिजनेस कर सकती है, हो सकता है अच्छी पढ़ाई कर सकती है, हो सकता है अच्छे, है ना, अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छा पद ले सकती है, लेकिन कई बार इस वजह से क्या होगा? वो पिछड़ने लगेगी। कुछ इस घर में लिखा सकते हैं, है ना, कि पिता की संपदा में, पिता की संपत्ति में मेरे को कोई हक नहीं। मेरी बात सुनाई? तो राज्य की कोशिश क्या होनी चाहिए? राज्य की कोशिश क्या होती है समझो? राज्य की कोशिश होती है कि हमारे भाई सभी नागरिक समान है राज्य के लिए, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। मेरी बात सुनाई? उनमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी भी तरह का कोई वर्गीकरण नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो राज्य कोशिश करेगा कि पूरे के पूरे देश के जो नागरिक हैं, सारे नागरिक हैं, वो एक ही कानूनी संहिता, एक ही समान नागरिक संहिता से चले। समझ? जैसे अभी रिसेंटली सबसे पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है, पहले उत्तराखंड में किया, फिर शायद गुजरात में किया है, तीसरा ऐसा स्टेट बना राज्य कौन? असम। असम ने अभी रिसेंटली, करंट अफेयर्स का पार्ट है, आप लोग ऐसे लोग याद होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए कि असम ने अभी रिसेंटली समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। असम ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बना। करना उसमें जो छोटे छोटे लॉज हैं और धर्म के लॉज जो है, जाति के जो लॉज है या ट्राइबल के जो लॉज है, जनजातियों के अपने लॉ होते हैं, 3 शादियां कर रहे हैं, 5 शादियां कर रहे हैं। मेरी बात सुन रही? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो उस वजह से या बेटियों को दान कर दे रहे हैं, उनके अपने राइट ही नहीं है, फंडामेंटल राइट ही नहीं है उनकी। समझ रही मेरी बात? तो इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए राज्य प्रबंध कर सकती है। कैसे? समान नागरिक संहिता लाकर, एकल नागरिक कानून लाकर। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी रिसेंटली असम ने किया है,
है ना, करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो हम अब नहीं कर रहे हैं, तो राज्य और कहाँ से बात करेगा, राज्य ऐसा थोड़ा बात करेगा, ये राज्यों के लिए अभी, है ना। लेकिन देखो एक बात क्या है कि इसमें जो राज्य सर्वे दोबारा हो गया वो केंद्र के लिए भी आ सकता है, केंद्र ऐसा कर नहीं रहा, बात अलग है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो बहुत सारे लोग कितना गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, आपको पता नहीं होगा कि हिंदू कोर्ट में लगाया था तो कितना नाराजगी हो गई थी लोगों की, है ना। लोग दौरान लेके अनशन में बैठ गए थे नेहरू के और अम्बेडकर के खिलाफ कि हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, हमारे ऐसा करना चाहते हैं, हमारे धार्मिक तांत्रिक मामले में, है ना, तुम्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये नेहरू भी कितने बड़े पंडित हो गए, कौन से शास्त्री कहाँ के, है ना, क्या बोलते थे, शंकराचार्य कहाँ के हैं, है ना। ये जो संविधान लिख देंगे हम मानेंगे, ऐसा कैसे होने लगा। हमारी चार शादी होती थी, होती ही हो रही थी, बहुत सिंपल सी बात। हम लड़कियों को कुछ नहीं देंगे, कुछ ना देंगे, हमारा पहला बच्चा बलि दिया जाता है, पहला बच्चा बलि दिया जाएगा। नेहरू जी कौन होते हैं, हमारे घर के नाम देने वाले, बहुत लोग अनशन में बैठ गए थे, समझ। आप इस समय का इतिहास बना के देखोगे तो पता लगेगा कि बहुत स्ट्रगल के बाद छोटी छोटी चीजें आई हैं, समझ। पता नहीं कितने ढीले, पता नहीं कितने ज्यादा गाड़ियां और हर चीज चल गई है, समझ। बस अटैक नहीं हुआ है, बाकी सब हो गया, एक अटैक भी हो गया। मेरी बात समझ। बहुत बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद कुछ कुछ चीजें जो अच्छी आप संविधान में देखते हैं मिली है, वरना हमारी समाज है वो पुरानी बेड़ियों में, सामाजिक कुरीतियों की बेड़ियों में, है ना, लैंगिक दुर्भावना में, धार्मिक दुर्भावना में, जातिगत दुर्भावना में, जातिगत द्वेष में, है ना, कब से है, पता नहीं कितने सालों से। मेरी बात नहीं, हजारों सालों से था, और हजारों सालों की चीज ऐसी नहीं आती क्या। हम ये 3 दिन यहाँ बैठे थे ना, उसके बाद कोई आदमी आया, कहेगा भैया दूर से पहले क्यों उठे, हम कैसे, हम तो 3 दिन से यहाँ बैठे थे, हम क्यों उठे। तो 3 दिन में सीट का कब्जा हो जाता है, मतलब हल्का से आता है ना। मेरी बात सुने, तो हजारों साल की कथा चल जाएगी, वो ऐसे बन जाएंगी, हजारों साल की मिलेगी ना। बोलेंगे हमारे पुरखे ऐसे कर रहे थे, हमारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है ना, हमारे यहाँ तो बहुत नॉर्मल की चीज थी, ऐसा ऐसा करके लोग बोलेंगे, लेकिन उससे समाज गलत दिशा में जाएगा। मेरी बात सुन क्या मेरा समझ आई। तो इसीलिए कैसा कानून, समान नागरिक संहिता, समझ आ गया। अनुच्छेद 24 में लिखा था, क्या अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है, और क्या इसे करने के लिए राज्य प्रयासरत है। हाँ, राज्य प्रयासरत है ना। केंद्र सरकार ने इसको मसौदा तैयार कर लिया है, पास कर दिया था, और उसके बाद ही राज्य जो है अपने अपने राज्यों में समान नागरिक संहिता ला रहे हैं, और धीरे धीरे नागरिकों को एक तरह के, भले अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग हो, है ना, उनके धर्मों में लैंगिक दुर्भावना हो, मेरी बात समझ। लेकिन फिर भी समान नागरिक संहिता जब राज्य लागू कर देगा तो उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है, मेरी बात समझ। चलो नोट करोगे समान नागरिक समझ आ रहे। तभी तो बोल रहा हूं कि क्या मूल अधिकारों को सार्थक बनाते हैं, मूलभूत अधिकारों से अलग है कौन, डीपीएस की, समझ आ रहे। राज्य की निजी बात है अलग, लेकिन अब बताओ जब राज्य इसे पूरा करने के लिए कोई कानून बनाएगा तो क्या लोगों को व्यक्तिगत अधिकार नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, कुछ अधिकार मिलेंगे, उनके अधिकार संरक्षित होंगे, बढ़ेंगे। मेरी बात में राज्य ने एक कानून बना दिया है सामने कि लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो या किसी भी लिंग का हो, उसका अपनी पैतृक संपदा में स्थान है, आप उसे मना नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए, चाहे लड़की को मना कर दो या, है ना, कोई आपके जो सामाजिक ढांचे पे आपने लिंग बना रखे हैं, मेल फीमेल, उसमें ना बैठा हो तो उसे मना कर दो, क्या हमारी तरफ से नहीं बनता है। मेरी बात समझ आ रही है, समझ आ रहे हैं। समान नागरिक संहिता सबका अधिकार है, समझ आ रहे। जब राज्य इस पे कानून बनाएगा तो अधिकार बढ़ेंगे घटेंगे, बढ़ेंगे। मेरी बात समझ भाई, समाज के लिए बनेगा, लेकिन समाज के व्यक्तियों से बना है ना, तो व्यक्तियों के जो अधिकार बढ़ रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, नोट कर लिया ऐसे, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। नोट करने से और कुछ लिखो, लिखो, अभी हाल ही में लिख लो, अभी हाल ही में एक लाइन लिख लो, अभी हाल ही में। हाँ बेटा, आर्टिकल 44 नहीं, अनुच्छेद 44 ये लिख लिया ना, नागरिकों के समान संहिता लिखा है कि नहीं लिखा है, लिख लिया ना। तो लिखो बस, अभी हाल ही में उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम राज्य में भी
असम राज्य में भी अपनी विधानसभा में समान नागरिक संहिता कानून को पास कर दिया है। समान नागरिक संहिता कानून को पास कर दिया। ठीक है, लिख लिया। अब आगे बढ़ रहा है अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45। क्या है अनुच्छेद 45? बालकों के लिए पढ़ने की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। समझा? किसकी जिम्मेदारी है? माता पिता की राज्य की? दोनों की, है ना। ऐसा नहीं कि माता पिता की है, राज्य की नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सब जिम्मेदारी ही माता पिता की है। अब तुम स्कूल खोलोगे दिल्ली में, तो माता पिता रोज बस्ता टांग के बच्चे को बस्ती से दिल्ली पहुंचाएंगे क्या? राज्य की भी जिम्मेदारी है कि एक निश्चित क्षेत्र में, एक ग्राम पंचायत में कम से कम एक स्कूल हो। अगर स्कूल ही नहीं होगा तो बच्चा कहां तक जाएगा? 5 मिनट छोटे वाले बच्चे। मेरी बात सुन रहे? तो शिक्षा से रिलेटेड जो प्रावधान है पहले से इसमें दिया हुआ था। राज्य सभी बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा, है ना। अब देखो, ये प्रावधान जब शुरुआत में लिखा गया था, जब संविधान लिखा गया था, उस समय इसमें लिखा था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन इस बात को लेकर काफी संघर्ष चला। बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे समाज सेवी एकजुट हुए, सरकार पर दबाव डाला। सरकार ने भी इसके महत्व को समझा और अंततः जाकर 86वें संविधान संशोधन 2002 से क्या कर दिया? इस देखो, ये है क्या, मैंने क्या बताया था, ये नीति निगम सिद्धांत है। इसके आधार पर लॉज बनते हैं। भारत में कितने प्रकार के लॉ बनते हैं? 2 प्रकार के। समझ आ रहे? एक होते हैं संवैधानिक कानून और एक होते हैं विधिक कानून। मेरी बात सुन? क्योंकि ये पहले से ही संविधान में दिया था, समझा? तो इसके आधार पर एक कानून बनाया गया कि राज्य जिम्मेदारी ले रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, है ना, उनकी उचित शिक्षा दी जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसमें उम्र की बात लिखी है, इसमें प्राइमरी शिक्षा की बात नहीं लिखी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप 6 से 14 के हो गए और आप, है ना, या आप इससे बड़े हो गए और आप प्राइमरी एजुकेशन की मांग करें। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात में इसमें 6 से 14 की देखरेख की बात की गई है। पहले ये अनुच्छेद 45 में था, है ना, भारतीय संसद में 86वें संशोधन से, है ना, इसे अनुच्छेद 21A का भाग बना दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों 21A नहीं बनाया? क्यों नहीं 20A बनाया? क्यों नहीं 19A बनाया? वेरी गुड। क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन जीने का अधिकार, और शिक्षा को उसके समरूप माना गया कि एक अच्छा जीवन तभी व्यतीत कर सकते हैं जब आप शिक्षित हो। क्या मेरी बात क्लियर है? एक अच्छा जीवन और एक अच्छे रहन सहन के लिए, है ना, शिक्षा बहुत जरूरी है। जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात क्लियर है? यह चीज देखते हुए उसे अनुच्छेद 21A यानी कि एक नया आर्टिकल, मैं दोबारा बोल रहा हूं, नया आर्टिकल, नया अनुच्छेद बनाया गया। 21 का भाग नहीं बनाया गया, 21 के बगल में लिखा। क्या मेरी बात क्लियर है? इसलिए 21A बड़ा होता है। समझा रहा सरोनी जी? 21A का साथ ए छोटा तुम लिख दो, और वो जो लिखना है ब्रैकेट में नहीं लिखना है, वो अलग आर्टिकल है। समझ आ गया? चलो कमिंग बैक। तो ये चीज पहले 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन के बारे में इसमें था, राज्य को नीति निगम सिद्धांत में था। इसे उठाकर किसमें दे दिया गया? 21A में दे दिया गया। तो अब यहां क्या किया गया? यहां बोल दिया गया कि अगर 6 वर्ष से कम के बच्चे, मेरी बात समझ, क्या 6 वर्ष से कम के बच्चे होंगे तो क्या उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं है? आजकल के टाइम पे तो बच्चे 2-3 साल में कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, है ना, मोबाइल चला रहे थे, देखो फालतू की एक्टिविटी में लगे हुए। देखिए देखो 3-4 साल के बच्चे, तो 6 साल से, हाँ, एक ही महीने का बच्चा, हाँ तो समझा, सैनिक जब बच्चा एक ही महीने में ऐसा कर रहा है, समझा। तो ऐसा होता है, कई बच्चे बहुत एक्टिव हो गए आजकल के, 1-1.5 साल में ही बहुत सारा काम कर लेते हैं, समझा।
तो इसलिए लिखा हुआ कि इसमें क्या कर दिया गया कि राज्य केवल ये नहीं बोलेगा तैयारी नहीं, ये 5.5 साल का हो रहा है, ये 5 साल का हो रहा है, इसके लिए हम एजुकेशन नहीं देंगे। नहीं, राज्य की जिम्मेदारी है इनके लिए भी कुछ करे, प्रबंध करे, समझा। लेकिन ये जिम्मेदारी अनिवार्य नहीं बनाई गई और उसमें डीपीएसपी में रखा गया। राज्य को निर्देश है ये कि राज्य की कोशिश होनी चाहिए कि जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी भी शिक्षा व्यवस्था करे, उनकी भी देखरेख करे। क्या मेरी बात कह, और ये जिम्मेदारी मैं दोबारा दे रहा हूं, ये जिम्मेदारी केवल राज्य की नहीं है, समझा। नहीं, राज्य मतलब राज्य यानी कि यहाँ राज्य और केंद्र से मिलाकर है, ठीक है। ये जिम्मेदारी केवल राज्य की नहीं है, मम्मी पापा की भी है, समझा। ऐसा नहीं बोलो कि राज्य मोदी जी यहाँ मेरा लड़का सो रहा है ना, इसे स्कूल क्यों नहीं ले जा रहे हो आप, तो योगी जी आएंगे है ना स्कूल लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। माता पिता की जिम्मेदारी। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो बस नोट करोगे अनुच्छेद 45 नोट करो। देखो 6 वर्ष से कम के सभी बालकों के लिए, बालक बालिका सब एक में आ गया ना, चलो 6 वर्ष से कम के सभी बालकों के लिए राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा। बाल्यावस्था देख रेख यानी कि जो बच्चों को जो केयर चाहिए है ना, देख रेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा, बस इतना सा, देने का प्रयास करेगा। समझ क्या बताया है? मूल रूप से क्या था, 6 से 14 साल के लिए था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन से उसे क्या कर दिया गया, आर्टिकल 21A बना दिया गया, जिसके बाद उसी संशोधन से है ना, उसी संशोधन से इस आर्टिकल को मूलभूत अधिकार बना दिया गया और इस अनुच्छेद के कंटेंट की जगह पर, इस अनुच्छेद में जो लिखा गया था उसमें एडिटिंग करके, उसमें चेंज करके क्या कर दिया गया, 6 से 14 की जगह 0 से 6 कर दिया गया। मेरी बात में 6 वर्ष तक की कर दिया, 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ऐसा राज्य करने की कोशिश करेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, नोट कर लो। 86 बात करना भूल जाएगा, नोट कर लो। देखो 86वें संविधान संशोधन 86, 86वें संविधान संशोधन 86 लिखा दूंगा ना, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से इस अनुच्छेद में पूर्व उपस्थित 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान को अब अनुच्छेद 21A, ए बड़ा लिखना, बड़ा छोटा ए अंतर है, याद रखना इस बात को, कहीं कुछ भी मत लिख देना। अनुच्छेद 21A के द्वारा मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 21 से, हाँ ठीक प्रावधान के द्वारा मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया, मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात में कॉमन रख लीजिए। साथ ही अनुच्छेद 45 में, यानी इसी संशोधन से है ना, साथ ही यानी इसी संशोधन से, साथ ही है ना, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 45 को साथ ही अनुच्छेद 45 को 6 वर्ष से
कम आयु के बालकों के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, देखो मैं सुरीला नहीं कर सकता हूं, ये जा चुका है, ठीक है, इससे एडजस्ट करो तो। अब इससे सुरीला नहीं हो पाएगा, ये इतना ही सुरीला है। 6 वर्ष कर से कम आयु के बालकों के लिए प्रावधान किया गया, बस इतना सिंपल के लिए प्रावधान किया गया, प्रावधान, हाँ ठीक है, बस प्रावधान तो समझ गए, ऊपर के लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखवा दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक, आगे बढ़े, ठीक है। अब आ रहे हैं अनुच्छेद 46 की ओर। अनुच्छेद 46 में क्या दिया गया है? अब देखो, एक तो बच्चों की बात हो रही है, उसके बाद तो बात किसकी बात होगी? ऑफकोर्स अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों की बात होगी, जनता के कमजोर वर्गों की बात होगी, है ना। तो ऐसे लोग जो पिछड़ रहे हैं या पिछड़े हुए हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग किस बेसिस से पढ़ रहे हैं, किस बेसिस से पिछड़ रहे हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य में। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थ संबंधी, इसके अलावा अगर उनके साथ क्या हो रहा है? सामाजिक अन्याय। तो सामाजिक अन्याय क्या हो गया? छुआछूत। और सामाजिक न्याय क्या था? सामाजिक न्याय मतलब सभी को समान दर्जा देना, हाँ, सबको साथ लेके चलना, न्याय तो यही था ना, अगर तो सामाजिक अन्याय क्या हो गया? यानी कि जहां पर लोग अलग अलग विभक्त हैं, अलग अलग श्रेणियों में, वर्गों में विभक्त हैं, है ना, छुआछूत की परेशानी चल रही है या कुछ और चल रही है, इस तरह की चीजें, हाँ, कहीं पर जाने की मनाही है, तो ये सब चीजों से मुक्ति दिलाने का राज्य कार्य करेगा। क्या बात पूरे राज्य स्पेशल प्रावधान करेगा, राज्य ऐसे नियम कानून लागू करेगा जिससे जनता के जो कमजोर वर्ग है, स्पेशली कौन? अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, ठीक है, कि शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष प्रावधान से अभिवृद्धि करेगा, यानी कि उन्हें बढ़ाने की कोशिश करेगा कि शिक्षा बढ़े, उनका आर्थिक विकास हो। जब शिक्षा बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा, तो क्या सामाजिक न्याय कुछ हद तक आ सकता है? अरे भाई, एक ऐसा व्यक्ति है जो पिछड़ा हुआ है, मेरी बात समझ है, तो बहुत सारे लोग पिछड़े, ऐसे किसी को नहीं, अरे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं आता है, किसी उधर में जाति का है या हमारी जाति का नहीं है, लेकिन अभी मेरे व्यक्ति को आयु नहीं है, तो क्या होगा? हाँ ना, लोग उसकी जाति को भूल जाएंगे। मेरी बात सुन रहे? अरे बोलो, लोगों से दोस्ती करने के लिए तत्पर रहेंगे, उसके साथ जाते हुए तत्पर रहेंगे, सब बताएंगे हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है। मेरी बात सुन रहे? अरे बोलो, हम भी जानते हैं, हम भी नाम सुने, हम भी उसी सड़क से आगे बढ़े किसी आगे लगा, है ना, तरह तरह के लोग कहानी बताएंगे कि हम उसी एटीएम में पढ़े जहां से ये पढ़ रहा था, समझ आ रहे? ऐसा कब होगा? ये क्या चीज है? इंक्लूजन। जब आप किसी विशेष पद पर पहुंच जाते हैं, ये जब आपकी शिक्षा अच्छी हो जाती है, जब आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? सामाजिक अन्याय थोड़ा कम हो जाता है। मेरी बात में सामाजिक न्याय की समझ रहे ना, ऑटोमेटिकली उसकी ओर आप सामाजिक न्याय की ओर प्रोग्रेस कर जाते हैं, समझ आ रहे हैं, उसकी ओर बढ़ जाते हैं। तो ठीक वही सी बात होती है कि राज्य ऐसे प्रावधान करेगा कि जो अनुसूचित जातियां हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उसके अलावा जो पिछड़े हुए लोग, समझ, अन्य कमजोर वर्ग के लोग, ठीक है, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि है। जब वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली उनके साथ सामाजिक अन्याय नहीं होगा। समझ, कम क्यों होगा? नहीं होगा बोल दो, है ना, कम से कम होगा, ये ठीक है, सही बात है, सही कह रहा है। जिसके दिमाग में पहले से ही जाति और छुआछूत का बना होता है, वो एक दिन में नहीं जाता। क्या नंबर क्लियर है? चलो देखो अनुच्छेद 46। देखो, भारतीय नागरिक बनना है तो सचिवों को समझना पड़ेगा भारतीय संविधान क्या बोल रहा है, किन विशेषताओं पर देश है। अगर आपके अंदर भी ये सारी कमियां हैं तो उसे दूर करने का प्रयास करें। क्या नंबर क्लियर है? तभी अधिकारी बन पाओगे। अधिकारी की बेसिक डिमांड क्या है? कि सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक तरह का देखे। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि मेल ऑफिसर है तो लेडीज के साथ बदतमीजी कर रहा है, ऐसा नहीं लेडी ऑफिसर है तो मेल के साथ बदतमीजी कर रही है। मेरी बात सुनो, हर एक तरह से भेदभाव खत्म होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उस दिशा में ही संविधान का जो है, और यही कोशिश या यही समझना था कि भारतीय नागरिक में फॉलो करेंगे, और भारतीय नागरिक नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अधिकारी लोग तो करें, और किसी को पाना जरूरी है। समझ के अपने जीवन को इस तरह से बनाओ। क्या नंबर क्लियर है? नोट करें, देखो अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों इकोनॉमिक बेनिफिट आर्थिक हितों के लिए राज्य आर्थिक हितों समझ रहे हो, आर्थिक हितों के लिए राज्य प्रावधान बनाए और सामाजिक अन्याय और अन्य शोषण से उनकी रक्षा करें। समझ आ रहा है? अरे बोलो, इधर क्लियर हो गया? ये सारी चीजें जिसके देश के कानून बन रही है, जिन्होंने कानून आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दिमाग लगा रहे हैं, इसका देश पहले से ही दे दिया गया है। समझ रहे हो? सरकारों को पहले से ही दिशा दे दी गई है कि इस पे कानून बनाओ, उस पे कानून बनाओ। बहुत दिमाग नहीं लगाना है सरकारों को, और सरकार चाहे तो अगर सरकार की मंशा रहे तो। समझ आ गया? चलो देखो अनुच्छेद 47 45। अब सिंपल है ना, राज्य सभी के लिए, ऐसे नहीं राज्य के लिए है ना कि किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष जाति में किसी खास के लिए, राज्य सभी के लिए है ना। क्या न्यूट्रिशन केवल 2-4 में होना चाहिए, पोषण सभी को होना चाहिए? अरे बोलो, बच्चों को बॉर्नविटा पिला रहे हो और इन्हें कुछ खाने को नहीं दे रहे हो, बड़े लोग को समझा, बच्चों को पल्स पोलियो की वैक्सीन लगा रहे हो और तुम्हारा पेपर ही लीक हो जा रहा है। क्लियर है? तो राज्य का क्या काम है? सबकी सुरक्षा करना ना, सबको ध्यान देगा। क्या मेरी बात समझ आई? तो बहुत सिंपल सी बात होती है कि पोषाहार यानी पोषण युक्त आहार है ना, और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए है ना, उनमें पोषण बढ़ाने के लिए उनके पास खाद्यान्न रहे, उनके पास खाने की चीजें रहे, ताकि वो भी खुद को पोषित महसूस करे, खाए पिए ठीक से रहे। एक जब स्वस्थ नागरिक रहेगा तो वो स्वस्थ देश बनेगा। जब नागरिक ही खाते रहेंगे, परेशान रहेंगे, बच्चा की बीमारी सूझ रहा है, तो देश स्वस्थ बनेगा? नहीं बनेगा। मेरी बात सुनाई? तो देश का स्वस्थ होना उसके नागरिकों पर निर्भर करता है, बच्चों पर निर्भर करता है। ये समझ आ रहा है? नागरिकों पर निर्भर करता है। इसीलिए पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए और लोग स्वास्थ्य को सुधार करना किसका कर्तव्य बना दिया जाएगा? राज्य का। ये सारी तरह से ये सारे के सारे राज्य के कर्तव्य है। जैसे हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं लेकिन कुछ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वैसे राज्य के कर्तव्य है, करने चाहिए। क्या उनका क्लियर है? हाँ हमारे बहुत सारे कर्तव्य है ना कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, रोज 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ ही रहोगे, 2 घंटे आंसर राइटिंग कर ही रहोगे, 3 घंटे रिवीजन कर ही रहोगे, है ना? इधर तो कर ही रहोगे ना, 1-2 घंटे एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, ऐसे ही 7-8 घंटे 10 घंटे चला रहा होगा। ऐसा नहीं कर रहा, अधिकारी बनना, बड़े अधिकारी यानी कि बड़े जन, और जन के लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि आप नहीं लड़ोगे तो कितना लड़ रहा है? समय दूसरा लड़ रहा है, कितना लड़ रहा है? कोई रिक्शे में बैठ के पढ़ रहा है, कोई खेतों में जाके पढ़ रहा है, किसी के पापा बीमार है, डायलिसिस मशीन के बगल में पढ़ रहा है। समय मैंने एक लड़की को देखा था, मैंने बताया नहीं देने गया था, वो गर्भवती लड़की थी और कुछ नहीं तो 8-9 मंथ की गर्भवती थी। समय एकदम उसकी हालत खराब थी और मेरे का पेपर दे रही थी 6 घंटे का। समय लोग बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इस जॉब के लिए। ऐसे ही राजा बन जाएगा क्या? अगर चले बोलते हैं है ना, राजा की नौकरी है, तो राजा ऐसे थोड़ा बन पाएंगे, बहुत त्याग करना पड़ेगा, 1-2 साल लगना पड़ेगा, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, दोस्तियां छोड़नी पड़ेंगी, समाज से कटना पड़ेगा, समय थोड़ा बहुत संन्यास के जीवन में जाना पड़ेगा। 7-8 घंटे अपना दिमाग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पढ़ाई की एक्टिंग नहीं करनी है, पढ़ना है, सच में पढ़ना है। ऐसे नहीं किताब लेके बैठे हुए हैं कि अरे हम भी 8 घंटे पढ़े थे, उसका हो गया हमारा नहीं हुआ। पढ़ाई की एक्टिंग नहीं करनी है, बनोगे तो आप बनेंगे, नहीं बनेंगे तो आप नहीं बनेंगे। समझ आ रहा है? थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा अपनी ओर से लाओ, ये चीज बहुत जरूरी है।
लाइब्रेरी ज्वाइन करो, है ना, किताबें लो, पीडीएफ डाउनलोड करो, नोट्स बनाओ, इतना सारा पीडीएफ लाइब्रेरी इसी ग्रुप पे, उतना ही पढ़ लो तो हो जाए। समय कोई भी सिलेक्शन कहीं नहीं गया है, लेकिन बच्चे उतने का ही नोट्स बना के पढ़ने तैयार नहीं है। समय बेटा पढ़ना करना है, बड़े बड़े के जाना तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सही एज में आईएएस बन जाओ तो उसके बाद 40 साल के बाद सच में भगवान वाली जिंदगी। भगवान में और आयुष में कोई अंतर नहीं है इंडिया में। इतनी ज्यादा पावर है, इतनी ज्यादा पावर है, कुछ कहने को नहीं। इन रियलिटी नेता तो 5 साल के लिए आते हैं, आयुष 20 साल की सचिवालय में रहते हैं। हल्का सा फाइन लगा दिया, हल्का सा टिक लगा दिया, लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इनका कोई हमें डाउट है, अगर जिंदगी में करना लगे। समझ, बहुत बड़ी सी कलम की ताकत होती है। जो सचिवालय में बैठे आयुष अधिकारी होते हैं, जो तुम्हारे यहाँ डीएम साहब हैं, डीएम साहब एक नोटिफिकेशन दे देंगे कि आज मुख्यमंत्री का प्लेन या मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां नहीं उतर सकता, यहाँ का नया नाटक खराब है, तो मुख्यमंत्री नहीं उतारेगा, उसके बाद शक्ति नहीं उतार दे। समझ, न प्रधानमंत्री की शक्ति है ना प्रेसिडेंट की शक्ति है। इतनी पावरफुल पोस्ट है। जब प्रधानमंत्री जाएगा उसके बाद अपनी नामांकन प्रक्रिया के लिए तो प्रधानमंत्री खड़ा रहेगा, प्रेसिडेंट खड़ा रहेगा, वो नामांकन लेगा बैठ कर, अधिकारी, आईएएस अधिकारी। समझा रहे? तो इतनी बड़ी शक्ति ऐसे थोड़ा मिल जाएगी। जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसमें राष्ट्रपति का साइन बना रहता है। समझा? जिस दिन तुम लोग का वो सब होगा, क्या वहां पर अकेडमी में सिलेक्शन होता है, अकेडमी पहुंचे, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सुना होगा तुम लोगों ने, लबासना है ना, क्या छापना पासना है ऐसे बना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जरा पहुंचे तो 2 दिन राष्ट्रपति तुम्हारे साथ बिताएगा देश का, है ना। 2 दिन बैठेगा, कमरे कमरे जाएगा, तुम उसके साथ डिनर करोगे, फोटोशूट होगा, वो तुम्हारा हाल चाल लेगा, तुम उनका हाल चाल लोगे, समझा, फ्रेंडली माहौल रहेगा। तो इतनी बड़े पद पे जा रहे हैं, मेरी बात समझ, तो वो ऐसे मिल जाएगा क्या? समझ आ रहा है? अरे भाई आज के 20 साल 25 साल इसका सिलेक्शन आएगा, 25 साल बाद उसके पास न्यूक्लियर कोड होंगे, समझ, डिफेंस सेक्रेटरी बनेगा, समझ, जो आरबीआई का गवर्नर बनेगा, जो आईएएस, उसके बाद पूरा आरबीआई होगा, नोट छापने की सारी मशीनें तो देश में लगी हुई है। समझ, एक के हाथ में पूरा ऊर्जा मंत्रालय होगा। समझ रहे? इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट है, समझ आ रहा है? एक के हाथ में, समझ रहा हो ना कितनी बड़ी पोस्ट है। जिस दिन चाहोगे उसे पाकिस्तान में गुस्सा आ गया, मन नहीं लग रहा है, मूड खराब है, अपसेट है ना, लड़ाई करवा देते हिंदुस्तान पाकिस्तान की। मेरी बात समझ रही है? इतनी बड़ी पोस्ट है, जिस दिन मूड नहीं खराब हो रहा, हमारे घर में नहीं, हम किसी घर में मिलेंगे। ऊर्जा सचिव, समझ आ रहा है, वित्त सचिव, आरबीआई का चेयरमैन, मेरी बात, कैबिनेट सचिव, क्या ये मनरेगा में खाली योजना बना कौन रहा है? सरकार, या विजय योजना किसने बनाई? सरकार ने। आईएएस की जॉब करते हैं, उन्होंने बनाई कि नहीं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कोचिंग नहीं मिल रही है, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रहा है, अच्छे टीचर से अपॉइंट किए जाए, उन्होंने योजना बनाई। समझ आ रहा है? तो लोग कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, ये ना सोचना कि छोड़ दिया सरकार ने। मेरी बात समझ, लगातार का काम चल रहा है कि नहीं इनके लिए मनरेगा बनाए, यहाँ स्कूल बंद हो जाए, दोबारा ऊपर बच्चे दोबारा से आ रहे हैं, है ना, इस टीचर को यहाँ अपॉइंट करो, इसे यहाँ ट्रांसफर करो, मिड डे मील चलाओ, मिड डे मील में इस दिन अंडा मिलेगा, इस दिन ये मिलेगा, इस दिन ये मिलेगा, डिसाइड हो रहा है ना, पता है ना। वो कोई आईएएस ऑफिसर आके डिसाइड कर देश चला रहा है, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य, करोड़ों बच्चों का भविष्य सुधर रहा है, पोषण मिल रहा है हमें, उनकी शिक्षा बेहतर हो रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात नहीं, तो ये सब चीजें कौन कर रहा है? तो ये इस पद पर जाना है तो कम मेहनत लगेगी नहीं, 2-4 साल तो भैया मेहनत लगेगी जबरदस्त, एकदम कांटे की मेहनत लगेगी। समझा? आईएएस नहीं तो पीसीएस, लेकिन जो भी बनोगे बाई चांस, ठीक है, उस जो भी बनना होगा वो उसके लिए सबके लिए मेहनत है, ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए कम मेहनत है, सबके लिए मेहनत है, सबके लिए 7 घंटे की पढ़ाई चाहिए होगी। जिस साल तुम्हें एग्जाम एकदम सीरियसली देना होगा उस साल तुम 8 से 10 घंटे से कम नहीं कर रहे हो। मेरी बात सुनाई, इतना मिनिमम लगेगा, राइटिंग प्रैक्टिस लगेगी। 600 घंटे का एग्जाम होगा, 3 घंटे एक साल में, और फिर 2 घंटे बाद 3 घंटे फिर बैठना पड़ेगा राइटिंग प्रैक्टिस। खतरा इसे जम जाता है, लिखता ही नहीं। समझा? तो मैं हाथ से लगा इसे मारने को दोबारा करना था, समझ, हाथ में सुन हो रहा था लिखते लिखते। बात समझ? अरे बोलो, तो उतनी मेहनत में बढ़ता बड़ी दूर पहुंचोगे ना, तब तो 2-3 दिन हेलीकॉप्टर रहेंगे, जहां चाहेगा वहां बुला लोगे हेलीकॉप्टर को,
तब जितने भी एक शहर में कितने पुलिस वाले होते हैं, काफी भी कुछ नहीं समझा, समझा आज का ऐसा होगा, वो तुम्हारे उसमें रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, इतनी बड़ी ऐसी थोड़ा मिल जाएगा। और सचिवालय में बैठेंगे, उसके ऊपर मिलेगा तो बहुत ही चलेगा। वो रास्ते सारे कहाँ से खोलते हैं, आइए बंद खोलते हैं। मेरी बात सुन रही, मेरी बात सुनने आ रही है? तो इसीलिए भैया मेहनत लगेगी, इसीलिए आर्टिकल्स रटो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, रिवाइज करो, समझ आ रहा है? अरे बोलो एक आइए सुने, अपने गांव की ही जॉब, पूरे गांव का उद्धार करवा देते हैं, है ना? वहां पर इतना सारा बिजनेस, इतनी सारे प्रमोशन आकर्षित कर रहे थे कि पूरे पूरे गांव को लेकर खड़े हो जाते हैं। मेरी बात समझ नहीं है? बहुत शक्तियां होती हैं, तो वो चीज आसानी से नहीं मिलेगी, उसके लिए तप करना पड़ेगा। बस जितना बड़ा वरदान चाहिए उतना बड़ा तप लगेगा, समझा? तो बड़ा तप करोगे बड़ा वरदान। ये नहीं 1 घंटे बैठना है, आपको देखना है सूजी आए कि नहीं है, समझा? सूजी दिखाएंगे तो सुबह भूख देंगे, है ना? मजाक में कर रहे थे, सही से मन लगा ही नहीं रहे तुम लोग, थोड़ा तब बड़ा करना पड़ेगा। तो सारे में क्या बोल रहे हैं, शिव जी की बात नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कितना तो बड़ा करना पड़ेगा, तब कुछ वरदान मिलेगा, समझा? बिना तब के वरदान नहीं मिलता। चलो अब 627 लिखो लिखो लिखो। जो 3-3 घंटे में तुम्हें पूछ जाते हैं, अरे बहुत लेट हो गया, कितना लिख रहे हैं, इतना लिखवाने की कौन सी जरूरत है? जिंदगी भर कभी बार किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा ना समझ लेना कि आयुष बनने के बाद किताबें नहीं पढ़नी होती है। उसके बाद फाइल, बहुत सारी फाइल ऐसे मान वगैरह का वो सब पढ़ना पड़ेगा, कमियां निकालनी पड़ेगी, बहुत सारे वकीलों से, बहुत सारे अधिकारियों से बहस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब लगा रहेगा, उसी के लिए तैयार हो रहे हैं, समझा? तो अगर किताबों से भागना है, पढ़ाई से भागना है, तो फिर ये फील्ड आपके लिए सही नहीं बैठेगी, समझा? इन्वेस्टमेंट की अपनी पावर, अपनी पहुंच जानती है, ठीक है? चलो देखो देखो देखो, पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, और पोषाहार स्तर, अभी लिख लेना, कोई बात नहीं, बता दो। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना करना राज्य का कर्तव्य है, करना राज्य का कर्तव्य है। साथ ही राज्य हानिकारक औषधियों, नशीले पदार्थ, हानिकारक औषधियों, हानिकारक ड्रग्स, है ना? नशीले पदार्थ, ठीक है, एवं 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 शराबबंदी, लिख लोगे? ठीक है, शराबबंदी के प्रावधान लाएगा। अरे एक सेकंड, वो हानिकारक सबके सब नहीं करना है, पता है ना? तो क्या लिखा है, एक बार बताओ पूरी लाइन। साथ ही राज्य पदार्थों, हाँ, और लिखा नहीं है तुमने, कहानी बता रहा हूँ। हानिकारक औषधियों, नशीले पदार्थों, शराबबंदी, मतलब इनकी भी बंदी होगी ना। चलो समझ जाना, समझ आ रहा है? कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि नशीले पदार्थ में प्राण नहीं लगाएगा, उसकी भी बंदी की बात हो रही है, समझा? शराबबंदी के लिए प्रावधान करेगा, हानिकारक औषधियों के लिए प्रावधान करेगा कि हानिकारक औषधियां ना बिके, नशीले पदार्थ ना बिके, समझ आ गया? उनकी ये ना समझ लेना कि उन्हें खोलने की बात हो रही है, ठीक है? एकदम समझदार नहीं तुम लोग। चल हाँ बताओ, अनुच्छेद 48 देखो, ये समझ आ गई ये क्यों है? बहुत सिंपल करके शराबबंदी हो रही है। अरे बिहार में हो गई है, क्या गुजरात में भी है? हाँ गुजरात में भी है। ऐसे स्टेट को क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं ऐसे स्टेट को? ड्राई स्टेट।
ड्राई स्टेट, क्या बोलते हैं ड्राई। अब इसका सूखा मतलब निकालना, जो भी मतलब है इसका, लेकिन इसे बोलते ड्राई स्टेट में जहां पर शराबबंदी हो गई है। ठीक है, चलो देखो बहुत लोग खुश हो जाते हैं। लिखो अब बहुत सारी जगह पर वो राज्य के प्रावधान है, ऐसा राज्य करेगा, भारत चाहे तो कर सकता है। लेकिन आप एक और बात समझो, भारत में क्या हर एक जगह एक ही तरह का कल्चर है? नहीं, बहुत सारे अलग अलग जगह अलग अलग समाज है। भारत में प्रांत की एक उपनिवेश भी आ गया। कौन सा राजा? चंद्रनगर, पांडिचेरी, समझा है? पुर्तगालियों के द्वारा रूल जो किया गया गोवा, वो भी भारत का भाग है, समझा है? तो यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग हो गया। आप हर जगह शराबबंदी कर दोगे तो यहाँ के लोग विरोध कर देंगे, मेरी बात सुनाई। इसके अलावा बाकी जगह का कल्चर भी अलग अलग हो सकता है। तो जिन राज्यों को ऐसा लगता हो वहां शराबबंदी हो सकती है। पंजाब में शराबबंदी करके दिखाओ, अभी पंजाब का आधा वही खत्म हो जाएगा, है ना? उसका जो टैक्स आ रहा है राज्य को, अरे शराब बेचकर कौन भी पैसे कमाता है? केवल बनाने वाला नहीं, आधा पैसा कौन कमा रहा है? सरकार कमा रही है, समझ? नहीं, वो चीज बाकी जगह है, मतलब टैक्स जो लेती है उस पर अच्छे खासे टैक्स होते हैं, कर होते हैं, तो वो किसके पास आ रहा है? गवर्नमेंट के पास आ रहा है। ठीक है, चलो आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 नोट करोगे? बहुत सिंपल सा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हस्बेंड्री, यानी कि कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कोशिश करेगा कि कृषि को प्रमोट करे, कृषि का उन्नयन करे, है ना? लोगों के बीच में कृषि को लेकर सकारात्मक पहल करे, ऐसी योजनाएं बनाए जिससे लोगों में सकारात्मकता आए कृषि को लेकर। एक एग्जाम्पल बता दो, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना? एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना? बहुत सारी योजना है, कृषि मंत्री में बहुत सारी इस तरह की योजना है, समझ? जिससे गवर्नमेंट लगातार क्या प्रयास कर रही है कि कृषकों का जीवन अच्छा हो। क्यों कर रही है? कहाँ लिखा है? कौन निर्देश दे रहा है? डीपीएस की आर्टिकल 48, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो आर्टिकल 48 जल्दी से लिखो। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, विशेष रूप से गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं, समझ रहे हो ना? ठीक है। और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण भक्षण वाली देना भाई, तुम एकदम उल्टा ही दे रहे। परिरक्षण है ना, और सुधार हेतु तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। कुछ दिख रहा है, डिमांड कुछ दिख रही है आजकल के लोगों की, क्या दिख रही है? वो हत्याबंदी की डिमांड चल रही है मेरे जगह पर, तो कहां पर लिखा हुआ है? लिखा भी हुआ है किसने? अनुच्छेद 48। क्या बात है कि दुधारू जानवर है, गाय हो गए, बछड़े हो गए, इनके वध पर प्रतिषेध करें। मेरी बात नहीं, इनके वध पर प्रतिषेध करेगा। क्या कुछ लोगों की जॉब जा सकती है? मेरी बात नहीं, बहुत क्लासिक केस है ये। राज्य ने, मध्य प्रदेश ने एक कानून बनाया। क्या बोला मध्य प्रदेश ने? कि सारे कसाई खाने, सारे बूचर खाने बंद हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो कुछ लोग जो उसमें कार्यरत है, जो उसी जॉब में, समझ ना, जो उसी व्यवसाय में है, उनके व्यवसाय को क्षति पहुंचेगी। क्या उनका जीवन जीने का अधिकार दांव पे लगेगा? अब क्या करोगे?
अगर राज्य ने कोई ऐसा कानून बनाया और किसी के जीवन जीने का अधिकार दांव पे लग गया, अब क्या होगा? ऐसा हो गया था एक बार सलमी जी, है ना? एक केस हुआ है जो बहुत क्लासिक केस इसका माना जाता है। हस्मतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, यानी कि क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश राज्य। हाँ, बनाम मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य ने कहा कि हम इस व्यवस्था को लाने के लिए, है ना, सारे कसाई खाने, सारे बुचड़ खाने बंद कर दे रहे हैं, मेरी बात सुनाई, और हर जगह प्रतिबंध लगा देंगे। ठीक है, अब ऐसा जब किया गया तो इसकी वजह से बहुत सारे कसाई खाने जब बंद हुए तो बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए, जो 50 साल के हैं, जो 60 साल के, जो 70 साल के हैं, जो जीवन भर वही काम कर रहे हैं। मेरी बात में चमड़ा व्यापार में है, मेरी बात चमड़ा उद्योग में है। तो उस वजह से एक केस बना, सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया, हस्मतुल्लाह बनाम मध्य प्रदेश शासन। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इस केस में बोला गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने अनुच्छेद 48 को अमल में लाने के लिए क्या किया? वहां पर कसाई खाने और खाने बंद कर दिए। लेकिन हस्मतुल्लाह बोल रहे हैं कि ऐसा करने से मेरे जीवन जीने का अधिकार, जो कि मूलभूत अधिकार है और जो कि अनुच्छेद 21 में दिया है, जिसकी गारंटी भारतीय संविधान लेता है और जिसकी वजह से मुझे भारतीय संविधान में इंटरेस्ट है। याद है ना, इसी चीज बताया तुम लोग को, तुम्हें संविधान में इंटरेस्ट क्यों है? मतलब कितने ज्यादा खुदगर्ज लोगों सीधे बोल दिए। अरे इधर देश का भी सोचो, है ना, सीधे बोल दो मूलभूत अधिकार होंगे। अरे इधर देश का भी, हमारे देश का संविधान है, यही बोल दो। लेकिन यही सिखाया गया तुम लोग को, है ना, तो वही बोलोगे। देखो, कहीं देश की बात भी कर लिया करो। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, जीवन जीने का अधिकार इनका जा रहा था, इन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा, दिमाग लगाओ अपना। सुप्रीम कोर्ट आपके अनुसार क्या डिसीजन देना चाहिए इसको? हाँ, राज्य ऐसी कोई भी व्यवस्था करेगा, राज्य तो कभी भी बंद कराएगा। सुनो, राज्य को क्या, सुनो, राज्य पर दबाव है ना, नैतिक दबाव है उसे पालन कराने का, तो राज्य कभी भी करेगा तो बूचड़ खाने तो बंद होंगे ही होंगे, तो कुछ लोग तो जॉबलेस होंगे ही होंगे। लेकिन आज जॉबलेस हो रहे हैं तो उनके जीवन जीने का अधिकार जाएगा, उनका व्यवसाय जाएगा, जो कि आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। उसने केस किया कि हम क्या भारत के नागरिक नहीं है? हम भी नागरिक हैं, तो बाकी लोग की जॉब नहीं छीन रहे हो, हमारी जॉब क्यों छीन रहे हो? आर्टिकल 14, हमें भी बराबरी का अधिकार है। मेरी बात में अनुच्छेद 19, हमें भी व्यवसाय का अधिकार है, बाकी लोग का व्यवसाय तो नहीं बंद हुआ। समझ आ रहा है? टेम्पो वाले की दुकान चल रही है, स्कूटर वाले की दुकान चल रही है, बॉटल वाले की दुकान चल रही है, सबकी दुकान चल रही है, समझ, बाकी सबका व्यवसाय चल रहा है। हमारे व्यवसाय की बात क्यों आ गई? क्या हम देश के नागरिक नहीं है? अगर आपको मना करना था, आप मुझे लाइसेंस ही ना देते, आपसे लाइसेंस लेके काम कर रहा हूं, समझ, आप उसी में लाइसेंस दीजिए, आप लाइसेंस आपने दे दिया है, तो मेरे बीवी बच्चे और मेरे परिवार के लोग इसी पर है, इसी पर निर्भर है। तो अब मैं कैसे वापस ले लूं? और अब मैं कोई नया कौशल सीखने योग्य हूं नहीं हूं कि आप मेरा ITI ट्रेनिंग करवाओ, आप मुझे कंप्यूटर सिखा दो, तो मैं, है ना, कल को कसाई खाने काम करके कंप्यूटर टाइपिंग कर रहा हूं, ये पॉसिबल नहीं है। समझ? अरे बोलो, ठीक है। अब मामला फंसेगा ना। सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ भाई, बात तो आपकी भी सही है कि आपका 14, 19 और 21 जा रहा है, और बात तो राज्य की भी सही है कि राज्य को आप निर्देश दिया गया यहाँ पर ऐसा बनाना है, और जब भी ये बनेगा तो किसी न किसी की जॉब हो जाएगी, मेरी बात में कुछ ना कुछ अधिकार जाएंगे। तो अब क्या करें? समझा? राज्य, देखो मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मामला फंस गया, समझा, मूलभूत अधिकार के बीच में और DPSP के बीच में, तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि दोनों का कुछ पार्ट लेके चलेंगे। समझा? हम कोशिश करेंगे ये दोनों आपस में कंट्राडिक्ट ना करें।
एक दूसरे को प्रभावित ना करे। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी इसके मूलभूत अधिकार भी संरक्षित रह जाए और राज्य के नियम कानून अगर कुछ बने हुए तो वो भी चलते रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा है, हम ये कर दे रहे हैं कि आप बूचर खाने रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलाइए इसे, आपका 14, 19, 21 सेव रहेगा, लेकिन इस आर्टिकल के मूल भाव में क्या छुपा है? दुधारू पशु, मालवाहक पशु जिनके दूध देने की क्षमता है, समझा, जो मालवाहक कर सकते, जो समझ रहे ना, जो मालवाहक कितना इस्तेमाल किया जा सकते हैं, तो जब हाँ जिनका उपयोग हो सकता है, मेरी बात नहीं, अगर इनका उपयोग नहीं हो सकता है, बछड़े नहीं समझ लेना, समझा, बड़े हो गए और इनका उपयोग नहीं हो सकता है, यानी अपनी एक उम्र सीमा को क्रॉस कर लिए, अपनी एक उम्र को क्रॉस कर लिए, तो आप इन्हें कसाई खाने में मार सकते हैं। मेरी बात सुनाई? राज्य ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि 16, ये किसी की जान बचाने के लिए नहीं, ये किस लिए है, उनकी उपयोगिता क्या, मैंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना मील निकालेगा, क्या इसका उद्देश्य गाय बछड़ों की जान बचाना था? भाषा को देखकर लगा नहीं, उनकी उपयोगिता के अनुसार बात की गई। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसमें क्या बोला गया, सुनो मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है सुन लो, बस बाकी अपने निर्णय रखते रहना। मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या बोला गया कि 16 वर्ष से कम आयु पे जो इस तरह के जानवर हैं, ठीक है, उन्हें कसाई खाना या बूचर खाना नहीं जाना है, वहां उनका, समझ रहे ना, वहां उनका वध नहीं होगा, और बाकी जो इससे ऊपर के हो गए, जो बेकार हो रहे हैं, है ना, उनका वध कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ, स्वार्थ तो है, स्वार्थ सबका है, समझो। अरे 60 साल के आप हो जाओगे, आप रिटायर हो जाओगे, फिर आप गवर्नमेंट को नहीं बोलेगे तुमको बहुत साथी थे, जब तक हम जवान थे हम आपको यहाँ पोस्टिंग दी, वहां पोस्टिंग दी, वो आईएएस ऐसे कर रहे हो। अब 60 साल के हो गए, हमारे दांत चढ़ गए, हमारी हड्डी में दर्द हो रहा है, अब बोल रहे आईएएस में कुछ नहीं, समझ आ रहा है? वैसे आईएएस के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब उसे कुछ ना कुछ तक मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे अधिकारी से तो होता ही है ना, रिटायर के बाद घर बैठेंगे कि जाके दो प्रकरण बैठ रहे हैं, देश में मिल जाओगे, समझ रहे ना? 60 साल बाद दफ्तर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, एक नया चेहरा दिखाई देगा वहां पर, तुमसे नया, तुमसे ऊर्जावान, तुमसे कुशल, समझा? तुम्हारी उपयोगिता राज्य के लिए, सरकार के लिए और लोगों के लिए क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सरकार के पास 2 वैक्सीन है और एक बुजुर्ग, आज खुद दिमाग लगाओ, एक 80 साल की महिला है, समझा, या एक 90 साल का ऐसा आदमी जो वेंटिलेटर पर है, और एक 5 साल का नन्ना मुन्ना है, 2 ही कोविड वैक्सीन बची है अंतिम वाली, किससे लगेगी? 2 कैसे बची है? एक ही बची है ना वैक्सीन, अच्छा 2 हो जाओ, एक ही वैक्सीन बची है, गलती से एक वैक्सीन बची हुई है, 2 बच्चों को लग रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो बस समझ लो, संसाधन सीमित है, योग्यताएं भी सीमित है, कुशलता भी सीमित है, व्यवसाय भी सीमित है। अब हसमतुल्ला का भेज दोगे क्या कि नहीं जाओ माइक्रोसॉफ्ट में काम करो, एंड्रॉइड वाली कंपनी में जाओ, कैसे जाएगा वो 30 साल से उसमें लगा हुआ था भाई, उसे नहीं आता कुछ, मेरी बात सुनाई? और इसमें बहुत सारे लोग हैं, उसी कारखाने में हो सकता है 50 लोग काम कर रहे हो, तब सबकी जॉब चली जाएगी, समझा? तो आप ये उपयोगिता के स्तर पर मत देखो, इसमें पढ़ते हुए इमोशनल नहीं हो जा रहा है कि आंख में आंसू से भर रहे हैं, बछड़े ने हमें इतना किया है ना, गाय ने हमें इतना दूध दिया, उधर सही है, सब कुछ सही है ना, लेकिन इसे पढ़ते वक्त इसके मूल भाव को ध्यान रखना है। क्या मेरा क्लियर है? अभी आपका देश में ये है ना बैन नहीं हुआ है, मांसाहार भी बैन नहीं है, तो जो चीजें सच है वो सच है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, चलो करें बैक भाई। ऐसे तो कल को अगर मैं ऑल आउट लगाऊंगा तो आप कहोगे सर मछलियों के साथ बहुत बुरा कर रहे हो, है ना? कल को मैं कोविड वैक्सीन लगाऊंगा तो कहोगे सर कोविड वायरस के बाद बहुत बुरा कर रहे हो, ठीक है? दही में भी बैक्टीरिया होता है कि नहीं होता है? सबसे बैक्टीरिया कहाँ होता है? दही में। दही से बैक्टीरिया कुछ कहीं नहीं होता है, माइक्रोस्कोप से देख लोगे तो खा नहीं पाओगे। देखो खाते हो ना, तो बस उनकी भी तो जान है। चलो इधर समझ आ गया, चलो नोट करते हैं। इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। 48 लिखी है पूरा लिखा 48। चलो 48A, हाँ जी
केस बचा हुआ है, कौन सा केस? ये यहाँ बताओ, इसमें क्या बताया तो मैंने क्या किया? अरे कुछ नहीं, अपने हैंड राइटिंग में देखो, खुद से मैं लिखवाऊं नहीं अच्छी। कुछ समझदार बच्चे बनो, कुछ अपने आप से साइड में नोट बनाया करो। जब भी नोट बनाओ, कॉपी को 2-3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करो, है ना। ये हो गया मुख्य पृष्ठ, ऐसे साइड में जगह छोड़ो। साइड में की जगह छोड़ो कि तुम अपने आप से भी कुछ पढ़ोगे, कभी कभी मन कर गया बाई चांस, है ना, तो कुछ पढ़ोगे, कुछ नया मिलेगा। जब नया मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी और किसी को कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ये मान के चलो, समझो। तो उसे यहाँ पर तो नोट करने की जगह रखो, या यहाँ नोट करने की जगह रखो। तो हमेशा साइड में जगह छोड़ा करो और वहीं पर ऐसी चीजें नोट कर दिया करो कि ये हमें देखना है। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था? जो भी सर बोल रहा है तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो नोट करते चलो। सर ना बड़े बच्चे हो गए भाई, कुछ छोटे बच्चे हो ना मेरे को। हाँ छोटे लिखिए थे, शाबाश, वेरी गुड। चलो 48A पर आ रहे हैं। 48A क्या आर्टिकल 48 का भाग है ना? है नहीं है, मुझे बता वैसे कौन सा वाला आर्टिकल, कौन सा वाला ए लिखा है? कैपिटल ए लिखा है, इतना सिंपल से पकाने तरीका बता दिए। 48 का भाग है, अपना अलग आर्टिकल है, ठीक है। चलो उसमें क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन जीवों की रक्षा। क्या बहुत सुंदर तरीका है। आप ऐसा काम करोगे, आप राज्य हो तो आपके ऊपर दायित्व है केवल वहां के नागरिकों का नहीं, वहां के वन्य जीवों, साथ ही साथ वहां के फॉरेस्ट का करना आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना, वहां के वन की भी अपनी लाइफ है ना, बहुत सारी। कई बार ऐसा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने वनों को एक जीवित इकाई का स्टेटस दे दिया है, एक जीवित इकाई का मान दे दिया है। सर ना अभी हाल ही में उत्तराखंड के कोर्ट, हाई कोर्ट में, है ना, वहां से जो नदी निकलती है, यानी कि उसे गंगा, मेरी बात में गंगा की जो धारा आ रही है भगवती अलकनंदा, ठीक है, उन्हें जीवित इकाई का मान दे दिया है कि इसके आसपास आप ज्यादा प्रदूषण मत करिए, क्योंकि ये अपने आप में ही जीवित इकाई है। इससे इसमें जो भी जीव रह रहे हैं उनके प्राण चले जाएंगे। काइंडली ये रिवर डेड रिवर बन जाएगी, मृत रिवर बन जाएगी, समझे, मृत नदी बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना क्लियर हो गया। तो ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वन की और जीवों की रक्षा करे। कोई दिक्कत नहीं है, उनके संवर्धन के लिए कार्य करे, कोशिश करे वन बढ़े और कोशिश करे वन्य जीव बढ़े। ऐसा ना हो जाए कि पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ जाए कि सारे वन जीवों को खदेड़ दिया कि तुम लोग पाकिस्तान जाओ, नेपाल जाओ, भूटान जाओ, बांग्लादेश जाओ, हमारे यहाँ मतलब ये हमारा इंडिया है ना, हम यही रहेंगे। ऐसा नहीं है, उनका भी देश है ये, है ना। इस सेंस में लो कि वो भी यही के हैं, वहां के नागरिक नहीं है लेकिन वो भी यही के। मेरी बात सुन, क्योंकि उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं, इसलिए खड़े हो गए। कल को उन्हें वोट करने का अधिकार अगर मिल जाता तो वो भी अपनी बात कहेंगे, है ना, कि हम तुम्हारी सरकार बनवा देंगे, गिरवा देंगे, अगर हमारे लिए अलग से क्या नहीं बनवाए, नेशनल पार्क नहीं बनवाए। समझ आ रहा है? मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जस्ट बिकॉज उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं है, जस्ट बिकॉज वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, जस्ट बिकॉज वो अपनी मांगों के लिए जंतर मंतर पर अनशन नहीं कर सकते हैं, समझा। आप उनके नाम पर पार्टी बना रहे हो, कॉकरोच जनता पार्टी, समझ आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सेव करने के लिए, समझ आ रहा है, अरे बोलो, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सेव करने के लिए सरकार कोई प्रयास न करे। सरकार करता है कोई प्रयास करती रहे, है ना। क्या सरकार ने कोई प्रयास किए? 1986 1986 एनवायरमेंटल एक्ट सुना होगा, है ना, पर्यावरण अधिनियम, इस तरह, हाँ, वन संरक्षण अधिनियम, बहुत सारे एक्ट आए हुए हैं, है ना। 1972 में आया प्रोजेक्ट टाइगर, जिससे आया 1973 में, ठीक है। तो बहुत सारे एक्ट सरकार ने लाए, क्यों लाए? इसे धरातल पर लाने के लिए। नोट करोगे 48 देखो, राज्य देश के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन यानी बढ़ाना, संवर्धन करने का प्रयास करेगा। मेरा गला एकदम जा चुका है, इसमें आवाज निकल गई।
हाँ एआई सपोर्ट कैसे करेंगे, बोलना तो पड़ेगा ना। मेरे ख्याल से मुझे कभी लगता नहीं है कि जो ह्यूमन इफर्ट है उसे इन सब चीजों में एआई, देखो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो कई सारे उदाहरण कई बार देखता हूँ कि तुम्हारे चेहरे उतर रहे खराब हो रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आया, दूसरे एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, अब ये एआई थोड़ा ना करेगा, समझ में आ रहा है? तो वो सब चीजें तो ह्यूमन की पॉसिबल है। चलो कमिंग बैक 48 पे आ जाओ, क्या बोला मैंने, संवर्धन का प्रयास करेगा। एग्जाम्पल जैसे उन्होंने दिया है ना 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर, समझ में आ रहा है? 1980 में मुझे लग रहा है कि शायद वाटर एक्ट भी आया था, कुछ जल संरक्षण नियम था 1980 में। फिर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एक्ट आ चुके हैं, कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना। वो एक्ट वो अधिनियम आ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है राज्य ऐसा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आ गया? कितना कोशिश कितना कर रहा है राज्य, कितना परसेंट हो जाए, फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए, 33%, वेरी गुड, 89 कितना होना चाहिए, क्वेश्चन सुन के आंसर बताएंगे। ठीक है, अब ये 48A है, ए को देख के बताओ क्या ये पहले ही संविधान में था या बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, लिखा भी है 42वें संविधान संशोधन। तो नोट करो जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। मुझे नाम नहीं याद आ रहा। चलो ठीक है, जो भी है सुनो मेरी बात, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, इसके बाद एक बार क्या हुआ है ना, आप लोग भी जाते ही होंगे घूमने उमने, छुट्टी उट्टी में कहीं चले गए, कटेश्वर पार्क वगैरह। अरे आप लोगों का कॉलेज इतना अच्छा बना हुआ है, आप लोगों को कहाँ जाने की जरूरत है, कहाँ चला गया, मैं पहचान पा रहा हूँ तुम लोग, अब इतना भी मत कर दो। कुतुब मीनार तो नहीं, किसी और थे, कौन बोला? हाँ, ये 4 मीनार बना दिया मैंने, ताजमहल देखने गया, समझा? तो बहुत छोटा था मैं, ताजमहल देखा मैंने, है ना। फिर वापस आया, उसके बाद पापा ने पूछा ताजमहल किसने बनाया था, मैंने बोला अरुण और रिंकी ने। तो बाबा बोले हाँ ये कहाँ से पढ़ लिया तुमने, अरुण और रिंकी ने। तो मैंने बोला कि बाबा मैं गया था, वहां पर ऐसे कुछ बना हुआ था और उसमें लिखा हुआ था अरुण रिंकी। समझ आई? समझ आ रहा है? ऐसा लिखा रहता है बहुत सारी जगह पर। अरे बोला करो कुछ, समझ आ रहा है? तो मैंने कहा पापा ऐसे कुछ था, कुछ डिजाइन बनी हुई थी और उसमें लिखा था, तो मुझे लग रहा है मोहब्बत की दास्तान इन्हीं लोग की थी और इन्हीं लोगों ने एक दूसरे की याद में ताजमहल बनवा दिया होगा। समझ आ रहा है? क्या मेरी बात क्लियर है? जब तुम सारी राष्ट्रीय स्मारकों पर, सारी राष्ट्रीय महत्व की चीजों पर अपने ही निशान छोड़ आओगे, समझ आया? अपने ही घर पे आ जाओगे, प्लास्टिक लेके जाओगे या वो लेके जाओगे, क्या बोलते कंपास से लगना प्रकार, उसे घर पे आ जाओगे नोच के, तो छोटे बच्चे को नहीं समझ आएगा ना, मैं 6 साल का था। मेरी बात, मुझे पढ़ने जितना मैं पढ़ पाया उतना पढ़ा मैं ले गया इन्फॉर्मेशन, कहा उन्होंने बनवाया मैंने बता दिया। अब शाहजहां का नाम, शाहजहां इतने समझदार है, उन्होंने बनाया, उन्होंने उनका कहीं नाम नहीं लिखा जाए, समझा? उन्होंने कहीं लिखा है कि अपना वो बना के डिजाइन बना के नाम लिखवा दिया, इतना चीप हरकतें उनकी नहीं है। मेरी बात सुन, लेकिन ये लोग सब अपना नाम लिखे जा रहे हैं, तो इसकी भी जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य, कि आप राष्ट्रीय महत्व की चीजों को, समझ आ रहा है, राष्ट्र के संसाधनों पर, समझ, पार्लियामेंट घूमने गए वहां पर नाम देख, मतलब समझ आया? बहुत सारे लोग कहीं भी जाते हैं, हर जगह नाम देखते हैं, आपने बेंच में देखने बताया कितने का नाम लिखा होगा, समझ, कुछ ना कुछ डिजाइन बना होगा, सारे प्रेम पत्र है ना बेंचों के टेबल के साथ ट्रांसफर हो रहे हैं। मेरी बात नहीं, अरे बोलो, तो ये चीज गलत है ना, वो वहां की धरोहर है, क्या मतलब क्लियर है? या तो पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ा ना है, समझ आ रहे? बस पे लिखाएंगे, रेलवे में लिखाएंगे, समझ, कुछ नहीं पा रहे हैं तो जाके बचपन में लिख दे रहे हैं, कुछ ना कुछ डिजाइन बना दे, मतलब कुछ बचा नहीं है जहां पर गढ़ने वालों ने गढ़ ना दिया है, समझ? इतिहास नहीं गढ़ रहे हैं ना, प्लास्टर में जाड़ के गढ़ रहे हैं, अपना नाम गढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, तो ऐसे में ऐसे क्या करते बच्चे तो बच्चे हैं,
कि फाइल कोई और बनाया है, मैंने बचपन में किया हुआ है, क्लास 8 में मेरी कॉपी नहीं बनी थी, मेरे दोस्त की बनी थी, समझा? उसने कॉपी निकाली, मैंने दोस्त को अपना चिपकाया तुरंत और नाम लिख दिया, बस मेरा हो गया काम, उसका कॉपी उसकी नाम लेना, समझा? तो ऐसा कोई ना कर पाए राज्य के संसाधनों के साथ, उन्हें खराब ना करे, उन्हें अवस्थित ना करे, उनका दुरुपयोग ना करे। इसका ऐसा किसकी जिम्मेदारी है? बहुत मालूंगा सबकी, समझा? कि राज्य की जिम्मेदारी है। तुम डरते रहोगे, राज्य बताते रहेगा बैठ के, हाँ हैरानी करते रहोगे, समझ आ रहा है मेरी बात? सबकी जिम्मेदारी राज्य की, मतलब हम करके आएंगे राज्य की जिम्मेदारी, पैसे लेके जाए, पेन लेके जाए, बताए, ऐसे थोड़ा ना है, सबकी जिम्मेदारी है भाई, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो वही चीज लिखी है यहाँ पर, राष्ट्रीय महत्व संस्मरणों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, है ना, जैसा आप देख रहे हैं, राज्य की जिम्मेदारी है। यही चीजें कहाँ भी लिखी हुई है? आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखी हुई है, मौलिक कर्तव्य में लिखी हुई है। क्या मेरी बात समझ आ गई? नोट करोगे अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49, हाँ 49, 49 है ना, देखो राज्य, देखो राज्य कलात्मक कौमा ऐतिहासिक रुचि वाले कौमा और महत्वपूर्ण संस्मरण यानी कि जो किसी की मेमोरी में बना है ना, जैसे ताजमहल ही मेमोरी में बना, संस्मरण कौमा स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण और वस्तुओं का संरक्षण करना सुनिश्चित करेगा, समझ आ रहा है? मगर आपके लिए भी सुनिश्चित वो करेगा, आपको भी बोलेगा, एक एडवाइजरी बोर्ड रहेगा कि खराब मत करें, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है ना, आप कुछ करेंगे तो लिखा जाएगा, इस तरह आपके लिए भी रहेगा डायरेक्शन, इस तरह चीजें लिखी रहेंगी। क्यों कर रहा है राज? ताकि आप भी जागरूक बने, मेरी बात सुन रही, और आज खुद भी जागरूक बनेगा, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी लेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, समझा, कोई बड़ा सा हादसा हो जाए, तो उसके केस में राज्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हाँ इसी की बात कर रहे हैं, ताजमहल पे अभी हाल ही में, है ना, कुछ साल पहले अम्ल वर्षा की वजह से, अम्ल वर्षा सुना तुम लोगों ने, एसिड रेन, है ना, तो क्योंकि वहां के आसपास सुना होगा मथुरा रिफाइनरी है और आगरा बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, इस वजह से वहां पर जो एसिड रेन हो रही थी, अम्लीय वर्षा हो रही थी, जिसके वजह से ताजमहल के मार्बल पीले पड़ गए। अगर आप जाओगे तो वहां पर पीले पीले मार्बल्स है। तो उससे बचाने के लिए फिर राज्य ने क्या किया, ऐसे उद्योगों को, ऐसी इंडस्ट्रीज को वहां से उस एरिया से बंद करा दिया, तो पूरा ताज कॉरिडोर बना दिया, है ना, कि इस तरह की बारिश वहां पर ना हो, समझ आ रहा है? क्योंकि कई बार जो इस तरह के समझ लो ना छोटे कण निकलते हैं, वो बारिश के साथ है ना, वर्षा के रूप में जब भी मार्बल पे गिरेंगे तो मार्बल है किसी भी चीज को खराब करेंगे, अम्लीय वर्षा करेंगे, ठीक है। तो राज्य की जिम्मेदारी थी, अब ऑफकोर्स व्यक्ति नहीं कर सकता, समझ, तो राज्य वो करेगा, लेकिन कुछ तो व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है ना, तो व्यक्ति को जागरूक कौन बनाएगा? राज्य की संवर्धन करना, इसका संरक्षण करना आपकी भी जिम्मेदारी है। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले लिखोगे आर्टिकल 49 लिख लेना, ठीक है, अंतिम लिखा दीजिए आर्टिकल 50, इसके बाद एक और है 10, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। क्या मतलब होता है? अलग अलग करना। कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग है, हमारे देश में काफी अलग अलग है, तो फिर अलग से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय जब सिविल सर्वेंट्स, आईएएस अधिकारी, है ना, जो बनते थे, उनके पास जुडिशियल पावर भी होती थी, यानी न्यायिक शक्तियां भी होती थी। अब न्यायिक शक्तियां भी है, ऐसा नहीं कि पूरी खत्म हो गई है, लेकिन अब काफी कम कर दी गई है। क्या मेरे पास आपने देखा होगा एसडीएम कोर्ट लगती है, सुना होगा एसडीएम कोर्ट लगती है, डीएम कोर्ट लगती है, तो न्यायिक शक्तियां अब ना के बराबर है, लेकिन है ना, कुछ एक मामले में, विवादों में, भूमि स्तर के मामले में, उन चीजों में है। ऐसा नहीं किसी को बहुत समय के लिए, एक महीने से ऊपर के लिए अंदर कर देंगे, ऐसा नहीं करता है,
क्या मतलब ऐसा ही किसी को, है ना? हाँ, तो वही सुनवाई वाला अधिकार अभी भी है, लेकिन कोशिश क्या करनी है राज्य को कोशिश करनी है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक करने जाए। भाई जो आईएएस आदमी अपॉइंटेड है, जो एसडीएम बना हुआ है, वो जुडिशरी की पढ़ाई करते नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात में तो हो सकता है उससे कोई भूल चूक हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो न्यायपालिका में भाई लॉज को, कानून को जानना समझना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सोचते हुए राज्य को निर्देश मिले, क्योंकि ये बात समझो कर लिखी हुई है, ये बात उस समय के संविधान में लिखी हुई है जिस समय बहुत सारे आईएएस ऑफिसर भी जुडिशियल ऑफिसर की तरह, न्यायिक अधिकारियों की तरह काम करते थे। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात में 1972-73 के दशक के बाद देखो, पहले आईएएस ऑफिसर को जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट माना जाता था। जो डीएम है, कलेक्टर है, उसे थर्ड डिवीजन का, समझ आ रहा है, तीसरे वर्ग का जुडिशियल मजिस्ट्रेट माना जाता था। लेकिन मतलब उनकी अपनी कोर्ट लगेगी प्रॉपरली, वकील आएंगे प्रॉपरली, अभी भी आते हैं, लेकिन अब उसके पास न्यायिक शक्तियां नहीं, वैसी शक्तियां नहीं वैसे बनते पहले टाइम, समझ, जैसे एक समय पर भी वैसी शक्तियां नहीं है। 1972-73 के बाद अब डीएम को जेल नहीं रहने दिया गया, समझ। पहले ये जुडिशरी मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट की हैसियत से भी कोर्टों का कार्यभार संभालते थे, अब इसे वह कार्यभार ले दिया गया है। समझ आ गया क्यों ले लिया गया है? सिंपल सा कारण, क्योंकि यही चीज हमें कहा दी गई है अनुच्छेद 50 में कि राज्य कोशिश करेगा कि कार्यपालिका का ही आदमी न्यायपालिका में ना आ जाए। समझा? ये लिखा ही इसलिए गया है क्योंकि उस समय यह एक प्रचलित व्यवस्था थी। समझ आ रहा है? उस समय के प्रचलन में था कि आईएएस अधिकारी ही क्या बन जा रहे हैं, जुडिशियल जज भी बन के घूम रहे हैं, बताओ एक समय पर। समझा? अब वो कम हो गया है। ठीक है, चलो नोट करोगे, समझ आया तुम लोगों ने क्या बोला? ठीक है, कब ये कम हो गया? 1972-73 के बाद खत्म हो गया ये। 1972-73 में कानून बनाए गए कि अब से आईएएस अधिकारी को, है ना, न्यायिक अधिकारी तृतीय वर्ग का नहीं माना जाएगा, तृतीय श्रेणी का न्यायिक अधिकारी नहीं माना जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करोगे अनुच्छेद 50 छोटा सा नोट कर ले, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्कीकरण, है ना। देखो इस संदर्भ में, इस शब्द को इस संदर्भ में राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका के अधिकारियों से न्यायिक ताकतें, न्यायिक पावर्स, न्यायिक शक्तियां, ठीक है, न्यायिक शक्तियां कम करने का या वापस लेने का प्रावधान करेगा। समझ आगे मैंने क्या बोला? संदर्भ समझ गया ना तुम लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वर्डिंग थोड़ा सा सही कर रहे हो ना अपने एंड से, लेकिन संदर्भ तुम लोग समझ गए मेरे ख्याल से, एक भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अंतिम क्या है? हाँ देखो, कभी बहुत गुस्सा आ गई पीएम को कि पाकिस्तान नजरमाशी कर दे रहा है ना, चलो ब्राह्मणों साथ छोड़ के देख ले रहे हैं। दिवाली आ गई है, चलो एक दूसरे पटाखे वहां भी छोड़ दें। समझा? मेरी बात में कभी मना सकता है, ठीक है, लेकिन भारत ने क्या घोषणा की हुई है कि हम अपने परमाणु हथियारों का उपयोग, आगे बोलो कुछ, पहली बार नहीं करेंगे, मतलब सीधे बार करेंगे। हाँ वेरी गुड, पहले हम नहीं करेंगे। और भी क्या बोला है? वेरी गुड, और भी कुछ बोले? अपने से कमजोर कैसे बना लेगा? ऐसे बोलने की वजह हमसे भी जीवन से मजा नहीं करते जाते रेत पर जाए। बताओ, जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है उसके पास, अपने से कमजोर वाली बात नहीं, जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, समझा, उसके ऊपर नहीं करेंगे। मेरी बात सुने? हाँ, जो भी ऐसे देश है, चाइना के पास है ना, चलो, तो जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है उसके ऊपर हम परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करें, पहली बात। दूसरी बात, पहले जब हमने ये बोल ही दिया कि पहले हम उपयोग नहीं करेंगे, तो ऑफकोर्स समझ आ रहा है, ऑलरेडी वो पहली वाली बात कवर हो गई।
कोई दिक्कत नहीं है ना? वो खुद डिक्लेयर करते हैं, जो बन जाता है वो डिक्लेयर करता है ना, कि हम परमाणु शक्ति क्यों बताते हैं भाई? चाकू लेके लोग कुछ कुछ कहते हैं, या वो क्या वो थानेदार वानेदार समझ रहे हो ना, क्या लेके चल रहे हैं? रिवॉल्वर लेके चल रहे हैं, तो अंदरवा नहीं रखे हैं क्या आंखों से, तो यहाँ पे रखे हुए, काहे रखे हुए? ताकि देखो, डरो, अपराधी लोग दूर से भाग जाए। दिखाना जरूरी होता है कभी कभी, समझा? कई लोग रात में चोर आ गए तो डंडा नहीं है, छुटकी लगी है तो वही खट खटखू आवाज मचाएंगे, समझा? बंदर आ गया तो छोटा सा है कुछ, लेकिन सुरवा इतना मचाएंगे जैसे सबसे बड़ा उन्हीं के पास है। अगर बंदर अटैक कर दे तो कुछ नहीं बचा पाएगा इस हथियार से। मेरी बात सुनाई? तो शोर ज्यादा मचाते हैं, क्या कारण होता है शोर का? हम तो ना करना भूल कर, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, तो जब भी कोई न्यूक्लियर पावर बनता है वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देता है, उसके भी हित में होता है, क्योंकि अब दूसरा देश उससे उस वही समझ के बात करेगा, अरे हमारे बराबर के आदमी है, इनके पास भी है, ऐसा नहीं कि हमारे पास भी गन है, इनके पास भी गन है, समझा? जब तक मेरे पास गन है और तुम्हारे पास खंजर है या लकड़ा बेकार है, तो कौन डर के रहेगा? मैं या तुम्हें डर के रहोगे, लेकिन जब दोनों के पास गन रहेगी, सर तुम उधर से डिस्के मार रहे थे गलियारे में, मैं से मार रहा हूँ, समझा? तो दोनों बराबरी में रहेंगे ना, तो कोई किसी में डर के नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है तो समझौते होने के चांस, समझो मेरी बात, मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझो? इसके बीच में जाओ, तो समझौते होने के चांस ज्यादा रहेंगे। जब इनके पास लगा प्रकार है और मेरे पास AK-47 है, समझौता होगा? सही बताओ, नहीं होगा, समझा? मेरे पास भी AK-47 है, इनके पास भी AK-47 है, अब समझौता होने के चांस है। तो इसीलिए जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है, उसके बाद परमाणु हथियार आते हैं, वो डिक्लेयर कर देता है ताकि हमें शक्तिशाली समझे, हमें कम ना समझे। मेरी बात सुनाई? चलो लिखो इस बात को। इसीलिए हमने कुछ किया नहीं, और वैसे भी कोशिश हमारी क्या रहती है अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के मामले में? भारत की कोशिश क्या रहती है? पंचशील सिद्धांत, क्या बोलते हैं? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि साथ साथ में रहे बिना कोई बवाल किए। क्या मतलब क्लियर है? तो नोट करोगे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। लिखो, डैश को लिखो, जल्दी से लिखो, अभी टाइम है, एक दिन में लिखो। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, कॉमा, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, कॉमा, न्याय संगत और सम्मानपूर्ण व्यवहार, अंतरराष्ट्रीय विधि यानी कि राष्ट्रीय जो कानून होते हैं, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय विधि और अंतरराष्ट्रीय संधियां, अंतरराष्ट्रीय विधि, हाँ उसके बाद कॉमा लगा के अंतरराष्ट्रीय विधि और संधियां है ना, के प्रति क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? के प्रति आदरपूर्ण भाव रखेगा, के प्रति आदरपूर्ण भाव रखेगा, और अंतरराष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता को प्रोत्साहन देगा। अंतरराष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता को प्रोत्साहन देगा। अमेरिका और ईरान आपस में लड़ लिए, है ना? कौन बोलेगा भाई मत लड़ो, तू भी मेरा भाई है, कौन बोलेगा? इंडिया बोलेगा। क्यों बोलेगा कि भाई मत लड़ो, गंदी बात है लड़ना? कौन समझाएगा? इंडिया। क्यों बोल रहा है? कहां लिखा हुआ है? उकसाएगा नहीं, मार उसे और मार, समझा? हाँ भाई ऐसे नहीं उकसाएगा नहीं, एक बार पार है समाप्ति कर देगा, ऐसा नहीं उकसाएगा, कोशिश करेगा। विवाद हो रहा है तो मध्यस्थता हो। क्या मेरी बात सुनना आई? अरे बोलो, ठीक है, कोशिश कर लो। और बाकी चीजें कोई सुनना, इसमें तो पढ़ लो, लास्ट में आर्टिकल पढ़ने के बाद
कुछ दिक्कत है तो पूछो। अंतर्राष्ट्रीय संधि में आ गया कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन हुआ है दो देशों के बीच में, हमारे और किसी और देश के लिए, तो उसके प्रति हम आदर रखते हैं कि हाँ उसकी रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमने बोला हुआ है कि हम चाहेंगे शांति बने। और ये बात कहां से आती है? भारतीय जो शास्त्र है, जो भारतीय है ना, जो भी पहले के काल में जो भी शास्त्र लिखे हुए, जो भी चीजें लिखी हुई है, उसमें एक भावना निकल के आती है वसुधैव कुटुंबकम, को हर जगह पे जिससे भागवत प्रेरित है ना। वसुधैव कुटुंबकम के क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है? हाँ, धरती ही हमारी जो वसुधा है वो यही सबका घर है, यानी कि हम सब एक ही घर में रहने वाले लोग हैं। समझ, भारत माता, पाकिस्तान माता, चीन माता, अफगानिस्तान माता, ये सब आपस में भाई बहन है। समझ आ गया? अरे बोलो, सारी धरती हमारा घर है, ये हमारा अप्रोच है। हमने किसी को अपना दुश्मन कंट्री नहीं बोला अपने संविधान में। सुनो, अरे सुनो तो, अरे खुशी, हमने किसी को अपना दुश्मन कंट्री नहीं बोला है। हमने बोला है हम शांति की पहल करेंगे। जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, शांति की पहल कौन करता है? हम लोग। पहले तो हमें मैच देखने बहुत शौक है कि इंडिया पाकिस्तान कुछ नहीं तो एक मैच ही हो जाए। समझे? ये भी कारण है। दूसरा, हम चाहते हैं, लिखा भी हुआ है ये, ठीक है। अब जल्दी से कोशिश करो, भागो मत जाओ। ये तो कर ही लोगे ना, ये भी बता दो जल्दी से। कल करोगे? करोगे अभी? चलो शाबाश, वेरी गुड। ऐसी होनी थी तुम लोग। बताओ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि डी हो जाएगा कि सी हो जाएगा? बताओ। हाँ, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे ना, प्रेरित करेंगे। अरे बोला करो तो डी क्यों बोल रहे हो? डी होगा ना, 2 और 3 लेना। डी बोल रहे थे, खेल गए एकदम है। 2020 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक दो क्वेश्चन आया करा दे यूपीएससी वाले, तो उससे भिजवा देंगे। ये तो आसान है, बताओ। ये तो खत्म हो गया, तो पता ही तो हम तो पढ़ रहे थे। कर लोगे ना? शासन के लिए आधारभूत क्या है? डीपीएससी, यानी कि सी हो गया। शासन के लिए आधारभूत याद रखना। चलो, ये 2017 में आया था यूपीएससी में। अरे चलो कोई बात नहीं, शांत रहो। देख लिया, बताओ। जो नहीं देखा हो बताओ। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डी, ए, हाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों? क्या बोला है? विधायक पेपर निर्बंधन करते हैं, और इसके अलावा क्या विधायक काम को रोक रहा है? नहीं, बस प्रेरणा दे रहे हैं। रोक होना रहे कुछ, चाहे प्रवर्तनीय है, चाहे न्यायोचित है, नहीं है तो रोक नहीं कैसे विधायक कुछ करने से। दूसरी बात क्या है? कार्यपालिका जो कामों को रोकता है, किसी काम को रोकता नहीं है, बस प्रेरणा देता है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा निर्देश है, ऐसा आदेश है, बस निर्देश दे रहा है, हल्के शब्द में दे रहा है। उसे करना कोई जरूरी भी नहीं है, जरूरी है, लेकिन बस नहीं कर रहे तो हम उसके पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 2017 में आईएएस का क्वेश्चन था। रुक जाओ, और क्वेश्चन कर लो, एक मिनट रुक जाओ। अरे इतना देर तक पानी दिया गया है, कुछ फल खा के जाया गया है कि नहीं? अरे कैसे आगे चल रहा है? अब ये तो आसान है, इसे आसान है ना, कल्याण कर लिया। रुक जाओ, रुक जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी अचानक से आ रहा है। रुक जाओ, हाँ देखो क्वेश्चन देखते रहो तुम लोग। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात है आर्टिकल 37 में, और
क्या लिखा है? प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति नहीं है तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल सी, मतलब आंसर सी हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था 2022 में, करोगे? हो गया? करो करो, चलो नीचे वाला देखो। हाँ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कुछ याद है कि नहीं याद है? अब देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। सुनो मैंने कुछ तरीके बनाए हैं, देखो एक बार देख लो, है ना। 44 मैंने बताया ना, 44 बताया, 40 भी बताइए ग्राम पंचायत वाला, है ना। 39A समान न्याय निःशुल्क वाला ये भी ज्यादा है, नालसा वाला तो ये भी सही है। तो क्या बचा? 48 क्यों? 48 में क्या था याद है? क्या था 48 में? 48 और 48A, एक में एग्रीकल्चर था और एक में वन्य जीव वाले थे। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे बोलो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर आ गया 48, कुछ बना के आते तुमने, है ना, जो तरीका है। कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण है कहां पर? 50 में, ठीक है। चलो 2020 में क्वेश्चन आया था, वो करो। अरे तो वो तो आसान हो गया ना। हाँ भाग 4 में बताइए, कुछ और पूछा दिया नागरिक में समझ आ रहा पाते वही, मतलब नागरिक किसमें पा रहे हैं? भाग 2 में, बताइए तुम लोग को। और डिटेल्स भी किसमें है? 4 में। 2019 में एक क्वेश्चन आया है, करो। 40 तो ऑप्शन में नहीं है। अरे ऑप्शन बताओ, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? डी ना। चलो है, पिछली बार कर रही थी, पढ़ के रिवाइज नहीं कर पा रही, रिवाइज करो, आर्टिकल्स रिवाइज करो। अच्छा करो करो। अच्छा ये चीज अभी नहीं करवाई, मैं कल करवाऊंगी क्योंकि आज टाइम हो गया, आज लेके भी आऊँ, ठीक है। छोड़ रहे हैं उदाहरण, अब कुछ करना नहीं है, हमने पूरा पढ़ लिया है। बस इन्हीं में से कुछ आर्टिकल गांधीवादी है, कुछ उदारवादी है और कुछ समाजवादी है, तो उसी बारे में पढ़ना है, कुछ करना नहीं है, बस क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है बस। चलो जाओ, अब बात में बात करेंगे इस बारे में, ठीक, चलो जाओ।